आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब हम कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो हमें किन लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हम किस तरह से स्ट्रेटेजिकली मूव करें कि इन लीगल चैलेंजेस को फेस करना ही ना पड़े। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 लीगल चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा जो हर स्टार्टअप को स्टार्ट में फेस करना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके ऊपर केस हो गया या आप किसी केस में फंस गए हैं तो उससे कैसे बाहर निकले। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से मूव करें कि आप किसी केस में फंसे ही ना। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि किसी भी बिजनेस के फेलियर का या बिजनेस के बंद होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे रीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है वो होता है लैक ऑफ लीगल नॉलेज और लैक ऑफ लीगल असिस्टेंस। मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। चलते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज हमें बिजनेस के स्टार्ट में ही आता है जब हम बिजनेस को स्ट्रक्चर करते हैं। इसे हम कहते हैं बिजनेस इनकॉर्पोरेशन चैलेंज। बिजनेस इनकॉर्पोरेशन चैलेंज क्या है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं? ये तो आप सबको पता ही होगा कि हम कई तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कई तरीके के बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को ओन और कंट्रोल करता है। नंबर 2 पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। नंबर 3 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। किसी एक पार्टनर के जरिए किए हुए कंडक्ट के लिए हम दूसरे पार्टनर्स को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। नंबर 4 होता है वन पर्सन कंपनी, OPC। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि एक सिंगल पर्सन ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले तक OPC का कोई प्रोविजन नहीं था। 2013 के बाद से ये प्रोविजन इंडिया में आया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसे हम एक्चुअल में कंपनी कहते हैं, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो बिजनेस इनकॉर्पोरेशन चैलेंज से हम किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि यही हमारे बिजनेस के फ्यूचर को डिसाइड करता है। चूजिंग द राइट इनकॉर्पोरेशन, ये उसका बेस्ट तरीका है कि जब हम बिजनेस को अपने इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन ऐसे स्ट्रक्चर में करें कि हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट तो कर दिया और आने वाले 5 साल में हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स चाहिए, हमें फंड रेज करना है। तो उस वक्त तो आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये काम कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर ये ऑप्शन है ही नहीं। ये ऑप्शन तो आपको सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलता है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ट्रस्ट इश्यू आ जाएगा, इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए बिजनेस इनकॉर्पोरेशन चैलेंज का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है चूजिंग द राइट इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हम जो चैलेंज फेस करते हैं वो होता है हमारे बिजनेस के लिए पार्टनर, डायरेक्टर और को फाउंडर को चूज करना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में से ही अपने पार्टनर, डायरेक्टर और को फाउंडर्स को चूज कर लेते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हमारे दरमियान में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। सो अपने बिजनेस को और अपने रिलेशनशिप को क्लैशेस से बचाने के लिए इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है चूजिंग द राइट पार्टनर, डायरेक्टर, को फाउंडर फॉर योर बिजनेस। ये आप किस तरह से कर सकते हैं? अपने पार्टनर को, डायरेक्टर को या को फाउंडर को आप जब चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनका हिस्ट्री चेक कीजिए, उनका वर्क प्रोफाइल चेक कीजिए, उनकी एक्सपर्टीज चेक कीजिए, उनका एक्सपीरियंस चेक कीजिए और लास्ट में उनका बिहेवियर चेक कीजिए। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप किसी को अपने बिजनेस के लिए अपना पार्टनर, डायरेक्टर या को फाउंडर बनाइए। अब आपने अपने बिजनेस के लिए राइट पार्टनर, डायरेक्टर, को फाउंडर को तो चूज कर लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है, उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आप अपने पार्टनर, डायरेक्टर, को फाउंडर के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लीजिए ताकि इनको पता हो कि उनके राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। वो सारी चीजें जो है एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं वो करते हैं एम्प्लॉइज के साथ। हम एम्प्लॉइज को किस तरह से हायर करते हैं? कोई बंदा हमसे मुलाकात के लिए आया, बातचीत में अच्छा है, ईमानदार है, भरोसे वाला लग रहा है, हम उसको काम पे रख लेते हैं। कोई बहुत तजुर्बेकार लग रहा है, बहुत नॉलेजेबल है, हम उसको काम पे रख लेते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को वर्बली अपॉइंटमेंट ना करें, नो वर्बल रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसको एम्प्लॉयमेंट पे रखने से पहले उसका ऑफर लेटर, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसका एग्रीमेंट, उसका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो सारा उसके साथ आप साइन करा लीजिए। आप इस तरह से उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे तो फ्यूचर में आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय को भी साइकोलॉजिकली ये पता होगा कि उसने एग्रीमेंट को साइन किया, उसने कुछ लिख के दिया है, तो वो आपको और आपकी कंपनी को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। नो वर्बल एम्प्लॉयमेंट के बाद आता है लीगली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट तो बनवा लेते हैं, लेकिन आपका एग्रीमेंट जो है वो लीगली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट होना
होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ पैसा बचाने के लिए आप गूगल पर गए, आपने कॉपी पेस्ट किया और आपका एग्रीमेंट रेडी हो गया। नहीं, आप किसी एक्सपर्ट से अपने एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करवाइए। अगर इसके अंदर 2 पैसा आपका ज्यादा लगता है तो इसको आप इन्वेस्टमेंट समझ के 2 पैसा ज्यादा लगा लीजिए, क्योंकि यही 2 पैसा फ्यूचर में आपका लाखों रुपया केस कबाड़े में बचाने वाला है। सो अगर आप अपना एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अच्छा लीगली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट बनाने में आपकी हेल्प करेगी। सो एग्रीमेंट बनाते समय आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है? तो सबसे पहला, अपने एग्रीमेंट के अंदर नोटिस पीरियड क्लाउज बहुत जरूरी है, इसको मेंशन करें, क्योंकि आपने सुना होगा कि आपने किसी बंदे को काम पर रखा, उसको आपने ट्रेनिंग दी, आपने उसको सब कुछ सिखाया, अब उसको काम आ गया तो वो बगैर बताए आपको काम छोड़कर भाग गया। सो नोटिस पीरियड क्लाउज रखना बहुत जरूरी है। इससे कैसा है कि आप अपने एम्प्लॉय को बाउंड कर सकते हैं कि वो बगैर आपको नोटिस दिए काम छोड़कर नहीं जा सकता। वो 30 डेज की नोटिस हो सकती है, 60 डेज की हो सकती है, 90 डेज की हो सकती है, जो आपके बिजनेस में चलता है आप उतना पीरियड रखिए, और सेम आप भी उसको बगैर नोटिस दिए काम से नहीं निकाल सकते। दूसरा, आप अपने एग्रीमेंट में खास तौर पर टर्मिनेशन क्लाउज ऐड करवाइए, ताकि आपको और आपके एम्प्लॉयज को पता रहे कि किस किस ग्राउंड पे आप अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉय का कंडक्ट बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसका सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव है, वो काम नहीं करता है। तो आप सिर्फ इस बेस पे उसको झेलते रहते हो कि भाई उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका रिलेशनशिप सबसे अच्छा है, तो हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉन प्रोडक्टिविटी भी एक ग्राउंड हो सकता है आपको अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने का। थर्ड पॉइंट जो आपको अपने एग्रीमेंट में ऐड करवाना है वो है नॉन कम्पीट क्लाउज। इसका मतलब यह है कि अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसे नेचर का है कि आपका एम्प्लॉय अगर आपको छोड़ के जाता है तो हो सकता है कि वो आपके कॉम्पिटिटर के साथ में काम करना शुरू कर दे, या फिर हो सकता है कि वो आपके ही सामने आपका अपना खुद का बिजनेस वो स्टार्ट कर दे और आपको ही कंपटीशन देना शुरू कर दे। तो इसके लिए आप अपने एग्रीमेंट के अंदर नॉन कम्पीट क्लाउज जरूर ऐड करें और उसके अंदर कोई ड्यूरेशन डाल दे कि अब ये जॉब छोड़ने के बाद आप मिनिमम इतने टाइम तक मेरे किसी कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं कर सकते, या सेम काइंड ऑफ बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लास्ट चैलेंज जो हम एम्प्लॉयज के साथ फेस करते हैं वो होता है लेबर लॉस से रिलेटेड। सो आप किसी एडवोकेट के साथ कंसल्ट कीजिए और अपने स्टेट का और सेंटर का जो लेबर लॉ है उसको आप समझिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। थर्ड चैलेंज जो आज के डिजिटल दौर में हर स्टार्टअप फेस कर रहा है वो है डेटा डिस्क्लोजर एंड डेटा थेफ्ट, क्योंकि आज के इस दौर में हर चीज डिजिटल होते जा रही है। हमारे डेटा जो है वो सर्वर पर होते हैं, क्लाउड पर होते हैं। आप किस किस एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखेंगे? तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है एनडीए, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। का मतलब ये है कि आपके और आपके एम्प्लॉयज के दरमियान जो भी डिस्कशन होता है या जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो इंफॉर्मेशन को, वो डिस्कशन को वो एम्प्लॉय किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करेगा। 3 मेजर जगह के ऊपर हमें एनडीए की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, एम्प्लॉयज के साथ, जहां पर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि जहां पे आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ आपके बिजनेस सीक्रेट को शेयर करना ही पड़ेगा, या फिर आपका जो एम्प्लॉय है उसकी पोजीशन ऐसी है कि जब तक आप उससे डिस्कस नहीं करेंगे या आप उसके साथ अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करेंगे आपकी बिजनेस की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने एम्प्लॉय के साथ में एनडीए साइन करना बहुत जरूरी है। सेकंड है गोइंग फॉर डिजिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, डिजिटली लेके जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए वेबसाइट की जरूरत होगी, ऐप की जरूरत होगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, और इनके लिए आप कांटेक्ट करेंगे डेवलपर्स, और डेवलपर्स के साथ आप अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट्स जो है वो शेयर करेंगे, ताकि वो आपके ऑनलाइन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वो डेवलप करेंगे उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को वो लोग फीड कर सके। तो उनके साथ में एनडीए साइन करना बेहद जरूरी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। थर्ड है इन्वेस्टर्स के साथ में। आप अपने बिजनेस के अंदर अगर आप फंड रेज करना चाहते हो तो, और या कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपको आपके बिजनेस के सारे सीक्रेट्स उस इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा, आपका ब्लूप्रिंट बताना पड़ेगा, आपका फ्यूचर जो प्रोग्राम है वो आपको पूरा बताना पड़ेगा। जब उसको आपके बिजनेस पे ट्रस्ट होगा जब भी वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ में एनडीए साइन करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर कहीं किसी के साथ में डिस्क्लोज ना कर सके। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर ये तो बहुत सीनियर आदमी है, बहुत रिच आदमी है, हम इसको किस तरह से इसके साथ में एनडीए साइन कर सकते हैं। सो अगर आप अपने बिजनेस को सेफ रखना चाहते हैं तो कोई भी हो, जिसको भी आपने अपने बिजनेस के सीक्रेट्स शेयर किए उनके साथ एनडीए साइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फोर्थ चैलेंज जो नए स्टार्टअप फेस करते हैं वो है पेमेंट डिले या फिर पेमेंट स्टक। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सबसे पहला सोल्यूशन है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस को अगर मैं लेमन वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है किसी के बारे में जानना। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप अपने वेंडर्स के बारे में या अपने कस्टमर के बारे में, आपको जब अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए कि उसके पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, वो फ्रॉड तो नहीं है, उसने अगर किसी के साथ में काम किया है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नया नया कारोबार शुरू किया है, आपको ऑर्डर आ रहा था, आपने ऑर्डर ले लिया, तो इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। सेकंड सोल्यूशन क्या है पेमेंट डिले या पेमेंट स्टक
फ्लक्स से बचने का। वही फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आपके कस्टमर से, आपके वेंडर के साथ में आपका क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। आप अगर एग्रीमेंट को क्लियर रखोगे, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो क्लियर रहेंगे, इसके साथ में वो सामने वाले के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाता है कि उसने कुछ लिख कर दिया है तो वो फ्यूचर में आपके साथ में फ्रॉड करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो पेमेंट फंसने की आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जब आप वेंडर या कस्टमर के साथ में एग्रीमेंट बनाने लगे तो दो चीज का ख्याल रखें। पहला तो ये कि पेनल्टी क्लॉज, कि उसके अंदर एक फेयर पेनल्टी ऐड करे ताकि उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहे कि अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसको जो एक्चुअल अमाउंट है उसके साथ में पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है। दूसरा, इसके साथ में आप ध्यान रखें कोई सिक्योरिटी, कोई ना कोई सिक्योरिटी आप इसके अंदर ले लीजिए। आप अगर कुछ माल भेज रहे हैं या कुछ ऑर्डर आप ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी आप ले लीजिए। आप सिक्योरिटी चेक भी ले सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी चेक के ऊपर भी जो है क्रिमिनल ऑफेंस होता है। फिफ्थ चैलेंज जो एक स्टार्टअप फेस करता है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा, कोई घर खरीदा, कोई शॉप खरीदा या कोई लैंड खरीदा, तो उसकी रजिस्ट्री में करता हूं तो ये हो गई मेरी, उसके ऊपर राइट हो गया मेरा। लेकिन जो थॉट या जो आइडियाज मेरे दिमाग से निकले हैं मैं उनको कहां रजिस्टर करूं? तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं सबसे पहले ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के ऊपर मैं एक फुल फ्लेज वीडियो आगे बनाने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ट्रेडमार्क जो है वो आपके ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क हो सकता है, या फिर लोगो का हो सकता है, या फिर आपके ब्रांड जिंगल का हो सकता है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या है कि आप कोई भी चीज अगर बनाते हैं, जैसे कि आप ऑडियो बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई आपने एक सॉन्ग कंपोज किया है या आपने कोई बुक लिखी है, तो उस चीज को आप कॉपीराइट कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा जो है आपकी बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल ना कर सके। थर्ड, इसके अंदर है पेटेंट। पेटेंट के अंदर क्या आ जाता है? कोई नया इन्वेंशन अगर होता है कि आपने कोई नई मशीनरी बना दी या कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला बना दिया जिससे आप वर्ल्ड एट लार्ज को उससे आप फायदा पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करा के गवर्नमेंट से 50% की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करा के आप 5 बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई समाधान क्या है, और एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 क्या है। और उसके साथ ही मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ 2 ऐसे केस लॉज डिस्कस करूंगा जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप आज ही अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करा लेंगे। बिजनेस स्टार्टअप सीरीज की ये मेरी सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है और आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसे टॉप 5 लीगल चैलेंजेस डिस्कस किए हैं जो हर बिजनेस को फेस करना पड़ता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को जरूर देखिए। लिंक मैं आपको उसका आई बटन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 years of experience in the law field. So उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। एमएसएमई क्या है ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एमएसएमई को हमारी कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन क्यों कहा जाता है। क्योंकि एमएसएमई का हमारी कंट्री की जीडीपी में 8%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 45% और एक्सपोर्ट में 40% का कंट्रीब्यूशन है। एमएसएमई क्या है? एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस का मतलब यहां पे है कारोबार, धंधा या व्यापार। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ये 3 कैटेगरी के बिजनेस एमएसएमई में फॉल होते हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अफेयर्स को गवर्न और मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इनैक्ट किया गया है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006, यानी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006, जो ये डिफाइन करता है कि कौन कौन से बिजनेसेस इन 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इस एक्ट के अंदर अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2020 में इंडियन पार्लियामेंट ने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 में एक अमेंडमेंट कैरी आउट किया, जिसके जरिए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की जगह एनुअल टर्नओवर कर दिया। अगर हम 2020 अमेंडमेंट को लेमैन वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि 2020 अमेंडमेंट से पहले जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था वो आपका इन्वेस्टमेंट था, कि आपने अपने बिजनेस के प्लांट एंड मशीनरी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन 2020 अमेंडमेंट के बाद ये क्राइटेरिया चेंज हो गया और एनुअल टर्नओवर को नया क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बना दिया गया है। सो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आफ्टर 2020 अमेंडमेंट क्या है? सो जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, सो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ और 75 करोड़ के बीच में है, सो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। और जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 75 करोड़ और 250 करोड़ के बीच में है, सो वो मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। और जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ को क्रॉस कर जाता है, तो वो एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। सो एमएसएमई में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराने के 5 बेनिफिट क्या है? नंबर 1, कोलैटरल फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट।
सो एमएसएमई के अंडर जितने भी बिजनेसेस रजिस्टर्ड है उन तमाम बिजनेसेस को बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट की तरफ से कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये कोलैटरल फ्री लोन क्या होता है? कोलैटरल फ्री लोन ऐसे लोन होते हैं जिसे हासिल करने के लिए आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी या कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। आपको अपने गोल्ड्स गिरवी नहीं रखने हैं, आपको अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी नहीं रखने हैं, आपको अपने शेयर, इक्विटी एंड बॉन्ड गिरवी नहीं रखने हैं। बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट की तरफ से कोलैटरल फ्री लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने कोलैटरल फ्री लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन हमारा लोन सैंक्शन ही नहीं होता है। तो इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि लोन एप्लीकेशन प्रोसीजर को बहुत इजी और यूजर फ्रेंडली कर लिया है और इस बात को इंश्योर किया है कि जो क्वालिफाइड बिजनेसेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं एज सुन एज पॉसिबल उनके लोन एप्लीकेशन को सैंक्शन कर दिया जाए। सेकंड बेनिफिट है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रजिस्ट्रेशन के ऊपर 50% की सब्सिडी ऑन गवर्नमेंट फीस। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल को अपने बिजनेस के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना है तो उसे गवर्नमेंट फीस के तौर पे 4500 पे करना पड़ता है। और अगर कोई कंपनी जो एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है वो अपने बिजनेस के ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है तो उसे 9000 रुपीज पे करना पड़ता है। वहीं अगर कोई ऐसी कंपनी जो एमएसएमई में रजिस्टर है वो अपने बिजनेस के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है तो उसे 50% की सब्सिडी मिलती है ऑन गवर्नमेंट फीस। तो उसे 9000 की जगह सिर्फ 4500 ही पे करना पड़ेगा। थर्ड है इंटरेस्ट रेट एक्सेंप्शन ऑन ओवरड्राफ्ट। सो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हमें बैंकों से प्रोवाइड की जाती है, जो बिजनेसेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उन्हें एग्जेम्पशन मिलता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज ये 1% का एग्जेम्पशन हमें मिलता है, यानी 1% की छूट हमें मिलती है ऑन इंटरेस्ट रेट। इसका फोर्थ बेनिफिट है इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट और उनके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अब ये इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी क्या होती है? आपने बहुत बार न्यूज चैनल में देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ प्लॉट, जिसे हम स्कीम वाले प्लॉट भी बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए या उनकी फैक्ट्री सेटअप के लिए लेके आती है, जो मार्केट रेट से ऑलमोस्ट 50% की सब्सिडी को उन्हें प्रोवाइड की जाती है ताकि एमएसएमई जो है वो डेवलप कर सके, एमएसएमई जो है वो उनको प्रमोट करने के लिए। इसका फिफ्थ बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है और नीड ऑफ द आवर है और वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। और आप सब इस बात को मानते होंगे कि आज हर बिजनेस इस चैलेंज को फेस कर रहा है। सो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 के अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। सो उनमें से कुछ क्रूशियल सेक्शंस को हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 के मुताबिक अगर सप्लायर ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बायर को प्रोवाइड की और बायर ने सप्लायर की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया तो इन दोनों के दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट में पेमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली बायर सप्लायर को पेमेंट करेगा। और अगर दोनों के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो इस सेक्शन के मुताबिक बायर सप्लायर को 45 डेज के अंदर पेमेंट करेगा। और अगर वो 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आप क्या एक्शन ले सकते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B सेक्शन 15 से रिलेटेड है। सेक्शन 15 में हमने देखा कि अगर बायर सप्लायर की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेता है तो, और सेक्शन 2B ये डिफाइन करता है कि बायर की तरफ से कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सेक्शन 2B के मुताबिक बायर अगर सप्लायर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेता है तो उस गुड्स एंड सर्विसेज लेने के 15 डेज के अंदर उसे अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है कि सप्लायर्स के गुड्स एंड सर्विसेज डिफेक्टिव है, पुअर क्वालिटी के है, अप टू द मार्क नहीं है, या जो भी उसका ऑब्जेक्शन है उसे वो 15 डेज के अंदर रेज करना है। और अगर वो 15 डेज के अंदर इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता तो ये मान लिया जाएगा कि बायर की तरफ से सप्लायर के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस वक्त बायर ये नहीं कह सकता कि मैंने सप्लायर की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं किया है या उसकी गुड्स के अंदर कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस वक्त वो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है। जो भी ऑब्जेक्शन उसे रेज करना है गुड्स एंड सर्विसेज के मिलने के 15 डेज के अंदर ही उसे ऑब्जेक्शन रेज करना है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। सेक्शन 15 में हमने देखा कि बायर ने सप्लायर को 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है अगर इन दोनों के दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। और अगर बायर सप्लायर को 45 डेज के अंदर भी पेमेंट नहीं करता है तो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसे पे करना है उसके साथ उस दिन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 3 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट बायर को सप्लायर को पे करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा और आसान करके बताता हूं कि बायर ने सप्लायर को जो प्रिंसिपल अमाउंट देना है वो तो देना ही है, उसके अलावा उस दिन का जो आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 3 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट उसके साथ मिला के बायर ने सप्लायर को पे करना है। सो सेक्शन 16 जो है वो एक पेनल्टी सेक्शन के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 19।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 19 के मुताबिक अगर कोई ऑर्डर सप्लायर के फेवर में हो जाता है और बायर उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए अपील फाइल करना चाहता है, तो उस ऑर्डर में जो अमाउंट डिसाइड हुआ है उस अमाउंट का 75% उसे पहले डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद ही वो अपील फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्डर में ये डिसाइड हुआ है कि बायर ने सप्लायर को 1 करोड़ रुपया पे करना है, सो 1 करोड़ रुपए का 75% यानी 75 लाख बायर को पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपील में जा सकता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि बायर अपील में जाने की बजाय सप्लायर से कांटेक्ट करता है और उसी को पेमेंट देके मैटर को वहीं पर सेटल कर लेता है। ये तो हमने समझ लिया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। लेकिन इन सेक्शंस का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, हम कहां इन सेक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं? सो यहां आता है एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान क्या है? एमएसएमई समाधान एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने क्रिएट किया है, जहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अपने डिलेड पेमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। एमएसएमई समाधान के फायदे क्या है? नंबर 1, नोटिस विद इन 15 डेज टू द बायर। सप्लायर अपने डिलेड पेमेंट के अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन फाइल करता है, उस एप्लीकेशन के फाइल करते ही 15 डेज के अंदर बायर को एक नोटिस चला जाता है। ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज पे ये बायर के ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है और इस तरह से सप्लायर के पेमेंट रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है रेजोल्यूशन विद इन 90 डेज। सप्लायर के एप्लीकेशन फाइल करने के 90 डेज के अंदर अगर कोई पैंडेमिक या नेचुरल क्लैमिटीज नहीं आती है, तो 90 डेज के अंदर सप्लायर के एप्लीकेशन को फाइनल करने का प्रोविजन एमएसएमई समाधान में दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एमएसएमई समाधान को अप्रोच ना करते हुए किसी सिविल कोर्ट में जाकर रिकवरी सूट अगर फाइल करें, तो नंबर 1 आपको एक लेंथी प्रोसीजर का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2 आपका जो रिकवरी सूट है वो कितने सालों में फाइनल होगा आप उसे बता नहीं सकते। उसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर करवाइए और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट के लिए आप एमएसएमई समाधान में ही जाइए। लास्ट जो 2 बेनिफिट है इसके, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक तो है कि अगर 45 डेज के अंदर बायर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है, सो उस दिन का आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका 3 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अपील में अगर जाना है तो अपील में जाने से पहले 75% ऑफ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होगा। एमएसएमई समाधान में अपना एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? तो सबसे पहला उद्यम आधार नंबर, पार्टनर प्रोप्राइटर मोबाइल नंबर, पार्टनर प्रोप्राइटर आधार नंबर, बायर्स डिटेल, वर्क ऑर्डर कॉपी, कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एमएसएमई समाधान में। अभी मैं आपको उन 2 केस लॉस के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने कहा था। इन दोनों केस लॉस का साइटेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें से जो पहला केस है उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 12,58,000 रुपीज और उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट मिला है उसे वो मिला 22,57,000 रुपीज। मतलब उसे जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट वसूल करना था वो था 12,58,000 रुपीज, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के जो एक्चुअल अमाउंट बायर ने सप्लायर को पे किया वो था 35,15,000 रुपीज। दूसरे केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 1,84,21,000 रुपीज। उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट अमाउंट पे किया गया है वो किया है 3,58,08,000 रुपीज। यानी सप्लायर को जो प्रिंसिपल अमाउंट वसूल करना था वो था 1,84,21,000 रुपीज, लेकिन उसे जो अमाउंट बायर ने पे किया वो 5,42,29,000 रुपीज। सो ये कोई मिथ नहीं है कि एप्लीकेशंस फाइल हो रहे हैं तो वो डिसाइड नहीं हो रहे हैं। ये सक्सेसफुली जो है एप्लीकेशन डिसाइड हो रहे हैं और सक्सेसफुली जो है उनको पेनल्टी के साथ में, इंटरेस्ट रेट के साथ में अमाउंट। ये तो कल्लू राम है। अरे कल्लू राम, कैसे हो तुम? जब से तुमने स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसके बाद से आज दिखाई दे रहे हो। मैं तो बढ़िया हूँ भाई लल्लू राम, भगवान जी की कृपा है। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत टाइम बाद मिले हैं। चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। हाँ, यहाँ करीब में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। और बताओ कल्लू राम, तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है? स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। क्या तुमने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कराया है? नहीं तो, मैंने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अच्छा, और तुम्हारे बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है? बिजनेस का स्ट्रक्चर वो क्या होता है? इसीलिए तो तुम्हें इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या मतलब? बिल पे करो, समझाता हूँ तुम्हें। चलो कल्लू राम, इस वीडियो को पूरा देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें इन्वेस्टर्स क्यों नहीं मिल रहे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइफ में कभी आप कल्लू राम नहीं बनेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम इतना तो आइडिया हो जाएगा कि आपको आपके बिजनेस स्टार्टअप के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। ऑब्वियसली बिजनेस आइडियाज पे वर्कआउट करने के बाद आज आपको यह पता चल जाएगा कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और आपको किस बिजनेस एंटिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए।
मेनली 5 तरीके की बिजनेस एंटिटीज है। बिजनेस स्टार्टअप सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैंने इन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इनके एडवांटेजेस क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पांचों बिजनेस एंटिटी को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट बिजनेस एंटिटी को डिस्कस करेंगे और बाकी की 4 बिजनेस एंटिटीज के लिए आपको 4 सेपरेट वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट बिजनेस एंटिटी की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। वैसे तो इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं। हर एंटिटी को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक लॉ होता है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गवर्न करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर हम एकदम लेमैन वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या है? प्राइवेट मतलब निजी, सरकारी नहीं है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड मतलब लिमिटेड बाय शेयर होल्डर्स एंड लिमिटेड बाय लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर होल्डर्स मतलब कि इसके अंदर लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर होते हैं। और लिमिटेड बाय लाइबिलिटी का मतलब यह है कि जितने शेयर होल्डर्स का शेयर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल, कंपनी अगर लॉस में है या कंपनी दिवालिया हो गई है तो उसकी रिकवरी के लिए शेयर होल्डर्स के जितने शेयर है उसके ही रेशियो में उनकी लाइबिलिटी भी होगी, उससे ज्यादा उनसे भरपाई नहीं करवाई जाएगी। तो शेयर होल्डर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल असेट है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स क्या है? नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि कानून की नजर में आप और आपकी कंपनी दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंडिविजुअल है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमारे पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है। इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एक इंडिविजुअल है और उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इसके भी आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं। सेकंड है इशुएंस ऑफ न्यू शेयर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब फंड रेस करना होता है तो वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ इशू करते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना आईपीओ इशू नहीं कर सकती क्योंकि ये एक प्राइवेट एंटिटी है। सो ऐसी कंडीशन में जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फंड रेस करना होता है सो वो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनसे परमिशन लेने के बाद अपने शेयर जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं और इस तरह से वो अपना फंड रेस करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर्स उसके शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज डायरेक्टर्स करते हैं। सो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। थर्ड है क्राइटेरिया फॉर शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स तक हो सकते हैं। इसी तरह से मिनिमम 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट? सो नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। तो जैसा कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। नंबर 2 है नेशनलिटी। दोनों डायरेक्टर में से एक इंडियन होना चाहिए, एक फॉरेनर होगा चलेगा, या दोनों इंडियन होने चाहिए, दोनों फॉरेनर नहीं होने चाहिए। नंबर 3 है डिजिटल सिग्नेचर। चूंकि हम डिजिटल एज में रह रहे हैं इसके लिए दोनों डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर होना कंपलसरी। फोर्थ है डीन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हम अप्लाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। ये एक तरह का लाइसेंस होता है टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। नंबर 5 है नेम अप्रूवल। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको 2 नाम जो है वो सजेस्ट करने पड़ते हैं। अगर वो 2 नाम को चेक किया जाता है, अगर उस नाम से ऑलरेडी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या किसी ने ट्रेडमार्क नहीं लिया है तो वो नाम आपका अप्रूव हो जाता है, अदरवाइज वो नाम आपका रिजेक्ट हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? सो नंबर 1 है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। आपको इंडिया में कहीं पर भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। नंबर 2 है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आप पर्सनली कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी सीए, सीएस या लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी और वही आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो इशू करके देंगे। थर्ड है शेयर कैपिटल। आपको शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर 2 तरीके के कैपिटल होते हैं, पेड अप कैपिटल एंड ऑथोराइज कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब यह है कि आप फ्यूचर में और कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पेड अप कैपिटल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपीस की है। नंबर 4 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये क्या है इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करके सबमिट करना होता है। नंबर 5 है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी। उसके बाद नंबर 6 है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ द कंपनी। सो परमानेंट अकाउंट नंबर और जीएसटी नंबर मिलने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। फिर नंबर 7 पे आपको
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है। यही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी कंपनी का आइडेंटिटी होता है। इसके बाद जो है आप अपने बैंक का करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? नंबर 1, एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस आपकी रेंटेड प्रीमाइसेस है तो उसका रेंट एग्रीमेंट आपको सबमिट करना होगा। नंबर 2 है एनओसी ऑफ द ओनर। अगर आपकी ऑफिस है, अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो ओनर की एनओसी लगेगी, और अगर आप खुद उस ऑफिस के ओनर है तो आपकी एनओसी लगेगी। 3, डायरेक्टर्स के आईडी प्रूफ। 4, डायरेक्टर्स के रेसिडेंशियल एड्रेसेस। 5, डायरेक्टर्स के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 6, डायरेक्टर्स के मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एंड 7, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। आप जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एमओए और एओए ये ड्राफ्ट करके सबमिट करना होता है। आप खुद भी इसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है आप किसी एक्सपर्ट से इसे ड्राफ्ट करके फिर सबमिट करवाएं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो इसके अंदर कंपनी का नाम होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी लायबिलिटी होती है, उसके कैपिटल होते हैं, उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो होते हैं। सो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है कंपनी के रिलेटेड वो सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें मेंशन की जाती है। फॉर एग्जांपल डिटेल्स ऑफ शेयर्स, कि कितने शेयर्स थे, कितने लोगों को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। फिर होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि फ्यूचर में अगर किसी को शेयर ट्रांसफर करना है, फ्यूचर में अगर शेयर को बेचना है, फ्यूचर में अगर हमें न्यू शेयर्स इश्यू करना है या हमें फंड रेज करना है तो वो सारी चीजें कैसे होगी। डायरेक्टर्स की डिटेल्स इसके अंदर आती है कि कौन कौन इसके अंदर डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स के एड्रेसेस क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, डायरेक्टर्स के राइट्स क्या है, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टर्स के रिमूवल प्रोसेस क्या होगा। अगर फ्यूचर में किसी डायरेक्टर को एलिमिनेट करना है या उसे निकालना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। डिटेल्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी में जो मीटिंग्स होते रहती है, ईयरली मीटिंग हो गई, क्वार्टरली मीटिंग हो गई, वो सारी मीटिंग्स की डिटेल्स इसके अंदर होगी कि कौन कौन सी मीटिंग्स कब कब होगी। लास्ट में वाइंडिंग अप रूल्स इसके अंदर दिए हुए हैं कि अगर फ्यूचर में कंपनी को बंद करना है तो किस तरह से बंद करेंगे, किस तरह से वाइंड अप करेंगे, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, वो सारी चीजें जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन की जाती है। अब आप सोचेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना पार्टनरशिप फर्म, क्यों ना प्रोप्राइटरशिप फर्म, हम इतने सारे लेंथी प्रोसेस को क्यों फॉलो करें। सो मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने। नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक शेयर होल्डर्स उस कंपनी में जितने शेयर होल्ड करता है उसकी लायबिलिटी भी उतनी ही होती है, उसके पर्सनल असेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की जाती। नंबर 2, इजी शेयर ट्रांसफर प्रोसेस। अगर कंपनी फंड रेज करना चाहती है या कोई शेयर होल्डर अपने शेयर को बेचना चाहता है या ट्रांसफर करना चाहता है तो इसके अंदर जो ट्रांसफर प्रोसीजर है वो बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस एंटिटीज। थर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसा कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कानून की नजर में आप और आपकी कंपनी दोनों अलग अलग है। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अगर कोई शेयर होल्डर्स रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो अगर उसने अपने जीते जी किसी को अपॉइंट कर लिया था तो उसके बिहाफ पे वो कंपनी को रन करेगा, और अगर उसने किसी को अपॉइंट नहीं किया था तो उसकी जो लीगल एयर्स है वो उसके बाद उसकी कंपनी को आगे रन करेंगे। मतलब ये कि किसी भी सूरत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद नहीं होगी, चाहे शेयर होल्डर्स हो या ना हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमेशा चलते रहेगी। ओइंग प्रॉपर्टीज, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, वो एसेट बना सकती है, वेल्थ क्रिएट कर सकती है। 6 है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, मतलब केस करना या केस होना। अब चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके लिए कोई अगर केस करता है तो वो कंपनी पर होता है, शेयर होल्डर्स पे नहीं होता है, और अगर कंपनी अगर चाहे तो वो किसी दूसरे पर भी केस कर सकती है। 7 है बोरोइंग कैपेसिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट करती है, इसके लिए इसकी बोरिंग कैपेसिटी और फंड रेजिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। रजिस्टर्ड होने की वजह से मार्केट के अंदर इसका एक गुडविल क्रिएट हो जाता है, लोगों के दरमियान में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करती। आज की इस वीडियो में हम 5 बिजनेस एंटिटीज में से सेकंड एंटिटी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंटिटी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर मैं पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो बिजनेस लॉ की मैं पूरी सीरीज आपको वीडियो फॉर्म में बनाकर प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे लोग इसके पेड कोर्सेज बना के सोशल साइट पे सेल आउट कर रहे हैं। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि हमारी कंट्री के जो लेमैन है, जो बिजनेसमैन है, उनको एटलीस्ट इतने कॉमन लॉस पता होने चाहिए कि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। सो आप इन वीडियोस से के माध्यम से जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज ले सकते हैं उन नॉलेज को लीजिए और अपने बिजनेस को अप्लाई कीजिए और अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने की कोशिश कीजिए। सो हे दोस्तों, मैं हूं नाविद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वैसे तो इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सवाल जरूर पूछिए। हमारी सेकंड बिजनेस एंटिटी है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हो ताकि मार्केट में आपकी गुडविल क्रिएट हो सके, तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ जा सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर हम लेमैन वर्ड्स में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उसी तरह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। किसी एक पार्टनर के जरिए किए हुए कंडक्ट के लिए हम किसी दूसरे पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अफेयर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए मैनेज एंड रेगुलेट किए जाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए जो एक्ट इनैक्ट किया गया है उसे हम कहते हैं LLP एक्ट ऑफ 2008। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बहुत सिमिलर होती है, लेकिन इसके सारे जो एसेंशियल्स है वो पार्टनरशिप फॉर्म के होते हैं। उसके बावजूद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड होती है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म अनरजिस्टर्ड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। सो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, एक अकेला पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। नंबर 2 है मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। इन्हीं के नाम से सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। इस 2 रिक्वायरमेंट के अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी सेम होंगे। उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने भी एडवांटेजेस है वो सारे एडवांटेजेस आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी मिल जाएंगे। एडिशनल आपको पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सेम प्रोसेस जो है वो LLP का भी होता है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। लेकिन MOA और AOA की जितने भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स जो है वो एग्रीमेंट के अंदर पूरा कवर किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा पार्टनरशिप फर्म की भी अगर बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड बनती है और LLP के अंदर जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। इसके अंदर लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप फ्यूचर में कोई फंड रेज करना चाहते हैं तो इसके अंदर शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। कोई इन्वेस्टर्स को अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपको उसको पार्टनरशिप ऑफर करना पड़ेगा, आपको उसको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। 5 बिजनेस एंटिटीज में से आज हम 3rd बिजनेस एंटिटी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, आप नीचे से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। 2 बिजनेस एंटिटी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में जो हम 3rd बिजनेस एंटिटी को डिस्कस करने वाले हैं, ये तीनों ही रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ ये रजिस्टर्ड होने वाली है। इसके बाद 4th एंड 5th बिजनेस एंटिटी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अनरजिस्टर्ड वन है। उसके अंदर बेनिफिट कम है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इनिशियल स्टेज के लिए आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वैसे तो इस पूरे वीडियो सीरीज को ही मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी 3rd बिजनेस एंटिटी है OPC, 1 पर्सन कंपनी। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि किसी एक इंडिविजुअल ने इस पूरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है और इसके लिए इसके अंदर एक ही डायरेक्टर और एक ही शेयर होल्डर होता है, अनलाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो 1 पर्सन कंपनी भी LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह 1 पर्सन कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के जरिए गवर्न की जाती है। उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी के एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, लीगल स्टेटस टू प्रोप्राइटर। पहले प्रोप्राइटर को कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जबकि 1 पर्सन कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड होती है, इसलिए अब प्रोप्राइटर को भी लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेकंड है लोन और फंडिंग। 1 पर्सन कंपनी चूंकि एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होती है, इसके लिए इसका एक गुडविल क्रिएट हो जाता है और लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से लोन और फंड रेज करना आसान हो जाता है। थर्ड है इजी टू मैनेज। एक सिंगल इंडिविजुअल 1 पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, इसके लिए उसका कोई पार्टनर या डायरेक्टर नहीं होता, उसे किसी को कुछ बताना नहीं होता, किसी से कुछ पूछना नहीं होता, वो 1 मैन डिसीजन मेकर होता है। इसके लिए कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। फोर्थ है लिमिटेड लायबिलिटी। 1 पर्सन कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि 1 पर्सन होने के बाद भी उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी है। फिफ्थ है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि 1 पर्सन कंपनी जिस बंदे ने इनकॉर्पोरेट किया है, अगर वो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कंपनी को कौन रन करेगा?
सो अगर उस बंदे ने अपने जीते जी किसी को अपॉइंट किया है तो वो अपॉइंटेड बंदा उसके बिहाफ पे उस बिजनेस को रन करेगा, और अगर उसने किसी को अपॉइंट नहीं किया है तो उसके रिटायरमेंट या उसकी डेथ के बाद उसके लीगल एयर्स टेक ओवर करेंगे और उस बिजनेस को रन करेंगे। परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी है। 1% कंपनी के जहां इतने सारे एडवांटेजेस है, वहां दो बातें ऐसी है जो मुझे डिसएडवांटेज लगती है। नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर। 1% कंपनी, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि किसी एक इंडिविजुअल ने इस पूरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है और इसके लिए इसके अंदर एक ही डायरेक्टर और एक ही शेयर होल्डर होता है। सेकंड है, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ओनर एंड द मैनेजमेंट। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं और डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, 1% कंपनी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1% कंपनी में ओनर भी वही है, मैनेजमेंट भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, शेयर होल्डर भी वही है, पार्टनर भी वही है, तो सारी चीजें जो है वो एक ही बंदा कर रहा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। सो ये दो चीजें हैं जो मुझे डिसएडवांटेज लगती है सो फार एज द 1% कंपनी इज कंसर्न। 5 बिजनेस एंटिटीज में से आज हम 4th बिजनेस एंटिटी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने 3 बिजनेस एंटिटी को डिस्कस किया था वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ वो रजिस्टर्ड होती है। लेकिन आज जिस बिजनेस एंटिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, उसके अंदर बेनिफिट कम है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और अगर आप जस्ट स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज के लिए उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस तरह का कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और 1% कंपनी में है। सो लिमिटेड लायबिलिटी का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस बिजनेस एंटिटी में नहीं है। जो भी एक्ट बिजनेस से रिलेटेड आप करेंगे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको उसका आई बटन पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपका उसको लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो इस पूरे सीरीज को ही मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। हमारी 4th बिजनेस एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती है, लेकिन इसे भी गवर्न करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। सो पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म का मतलब है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनर्स की तरह काम करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है? नंबर 1, नो लिमिटेड लायबिलिटी। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 1% कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स जितने भी शेयर्स होल्ड करते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी ही होगी, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके एक्ट के लिए, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्ट कमिट किया जाएगा उसके लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म में नहीं है। सेकंड है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में 2 होने चाहिए क्योंकि अकेला आदमी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता है। थर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जिस तरह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट 20 है, आप 20 से ज्यादा पार्टनर्स ऐड नहीं कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म की रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, पार्टनरशिप डीड। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पार्टनरशिप डीड इसलिए भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसके अंदर बहुत डिटेल में चीजें मेंशन होती है कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, उसमें से एक्टिव पार्टनर कितने हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स के शेयर्स क्या क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनकी लायबिलिटीज क्या है, और की डिसीजन मेकर कौन है। ये सारी डिटेल्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर मेंशन की होती है। सेकंड है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। थर्ड है परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द फर्म। सो एक पैन कार्ड आपके फर्म के नाम पे बनेगा और यही आपके फर्म की आइडेंटिटी होगी। फोर्थ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ द फर्म। सो आपको फर्म के ट्रेड नेम से एक जीएसटी निकालना होगा, वो जीएसटी टैक्स के पर्पस के लिए भी होगा और ट्रेड नेम के लिए भी होगा। पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको कोई लेंथी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। आप पार्टनरशिप डीड बनाकर अपने फर्म के नाम पर पैन नंबर और जीएसटी नंबर निकाल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हमने देखा कि 1% कंपनी में 1% कंपनी को ओन, कंट्रोल और मैनेज एक ही बंदा करता है और वही सारे डिसीजंस लेता है। हो सकता है वो 1-2 एरिया में एक्सपर्ट हो लेकिन बाकी एरिया में उसको नॉलेज ना हो। सो ऐसी कंडीशन में जब वो डिसीजंस लेता है तो उसके हो सकता है 50% डिसीजंस राइट हो और 50% रॉन्ग हो। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं। हो सकता है कि कोई अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो, कोई लीगल में एक्सपर्ट हो, कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो। सो ऐसी कंडीशन में जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो बैलेंस डिसीजन होते हैं और बैलेंस डिसीजन किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं।
थर्ड है रिस्क शेयरिंग। पार्टनरशिप फर्म में रिस्क, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें सारे पार्टनर्स जो है वो इक्वली शेयर करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो एक प्रोजेक्ट हमें इंडिविजुअल को मिला और सेम प्रोजेक्ट एक ग्रुप को मिला। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, जो भी एंजाइटी हुई या फिर जो भी हार्ड वर्क हुआ, जो भी रिस्क है, वो इंडिविजुअल वाले केस में इंडिविजुअल अकेला सफर करता है, वही ग्रुप वाले केस में ग्रुप के सारे मेंबर्स इसको शेयर कर लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म में भी है। पार्टनरशिप फर्म के डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, नो लिमिटेड लायबिलिटी। अब नो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? नो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कुछ कर्जा लिया मार्केट से और आपके बिजनेस का प्रॉफिट इतना नहीं है कि आप उस कर्जे को अदा कर सके। सो ऐसी कंडीशन में अपने कर्जे को अदा करने के लिए आपको अपनी पर्सनल असेट बेचकर या तो फिर आपको आपके पॉकेट से पैसे निकाल के वो कर्जे को अदा करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी या नो लिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड है नो परपीचुअल सक्सेशन। जैसा कि हमने देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 1% कंपनी के अंदर परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि अगर कोई भी पार्टनर या शेयर होल्डर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लीगल एस जो है उसके बिहाफ पे कंपनी को रन करेंगे। कंपनी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में परपीचुअल सक्सेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एक्सपांशन। पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट है वो 20 है। तो 20 पार्टनर्स जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं पार्टनरशिप फर्म में और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जो वो पार्टनर्स जो अपना इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, उससे तो बिजनेस स्टार्ट होता है और बिजनेस के अफेयर्स जो है वो मैनेज होते हैं। वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि जिससे हम पार्टनरशिप फर्म को एक्सपांड कर सके। तो पार्टनरशिप एक्सपांशन का जो स्कोप है वो पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड। 5 बिजनेस एंटिटीज में से आज हम 5th बिजनेस एंटिटी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 4 बिजनेस एंटिटीज के ऊपर मैं ऑलरेडी 4 सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा। इनफैक्ट बिजनेस लॉ से रिलेटेड जो मेरी प्लेलिस्ट है उसका पूरा लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। हमारी 5th बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है। इसके अंदर आपको लिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें आपको कोई पार्टनर की जरूरत है, ना एग्रीमेंट की जरूरत है, ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और ना ही आपको कोई लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट के लिए कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कोई पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज के लिए इसे प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप ना तो फंड रेज कर सकते हैं और ना ही आप अपना शेयर इशू कर सकते हैं। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस एंटिटी है प्रोप्राइटरशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोप्राइटरशिप एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, लेकिन इसे भी गवर्न करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। सो प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसे ओन, कंट्रोल और मैनेज एक ही बंदा करता है। ये नॉर्मली स्मॉल बिजनेस के लिए प्रेफरेबल है, जैसे कि ग्रोसरी शॉप, फुटवेयर शॉप, जनरल स्टोर एक्सेट्रा। एडवांटेजेस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। नंबर 1, इजी टू स्टार्ट, इजी टू शट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए आपको ना तो किसी पार्टनर की जरूरत है, ना एग्रीमेंट की जरूरत है, ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना ही आपको कोई लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको बस अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस या फिर गुमास्ता लाइसेंस लेना है। उसके बाद आपको अपने ट्रेड नेम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है और अपने बैंक अकाउंट को ओपन करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रोप्राइटरशिप को क्लोज करने के लिए भी ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। सेकंड है क्विक डिसीजन मेकिंग। जैसा कि प्रोप्राइटरशिप ओन, कंट्रोल और मैनेज एक ही बंदा करता है, सारे डिसीजन वही लेता है, तो उसे ना तो किसी से कुछ पूछना है ना किसी को कुछ बताना है, तो इसीलिए किसी भी मैटर में वो क्विक डिसीजन ले सकता है। थर्ड है कॉन्फिडेंशियलिटी। सारा बिजनेस ओन, कंट्रोल और मैनेज एक ही बंदा करता है, सारे डिसीजन वही लेता है, तो उससे बिजनेस से रिलेटेड जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास तक ही रखता है, वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो इसके लिए उसके कॉम्पिटिटर्स के पास उससे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। फोर्थ है नो प्रॉफिट शेयरिंग। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई सैलरीड पर्सन 8 घंटे की जॉब करता है तो उसकी सैलरी फिक्स है। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स जॉब करता है तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से उसका कोई शेयर नहीं होता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रोप्राइटर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स काम करता है तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट प्रोप्राइटर का होता है, वो प्रॉफिट उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर कोई बंदा प्रोप्राइटरशिप में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो या तो अपनी सेविंग से स्टार्ट करेगा या तो फिर फैमिली एंड फ्रेंड से बोरो करेगा। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप कोई रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी नहीं है, इसके लिए कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे कोलैटरल फ्री लोन नहीं देगा। उसे कोई ना कोई कोलैटरल वहां पे देना पड़ेगा, चाहे वो गोल्ड देवे या फिर कोई भी बिजनेस के अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दे। सेकंड है नो सेपरेट एंटिटी। जैसे कि हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 1% कंपनी के अंदर देखा था कि कानून की नजर में आप और आपकी कंपनी दोनों अलग अलग है। सो वो कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोप्राइटरशिप में नहीं है। प्रोप्राइटरशिप के अंदर कानून की नजर में आप और आपकी कंपनी, आपका बिजनेस दोनों एक ही है। यानी आपने अगर जो भी एक्ट किया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपकी 100% लायबिलिटी होती है। थर्ड है नो लिमिटेड लायबिलिटी। नो लिमिटेड लायबिलिटी को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए मार्केट से कुछ कर्जा लिया और आपके बिजनेस का प्रॉफिट इतना नहीं है कि उस प्रॉफिट से आप अपने बिजनेस के उस कर्जे को अदा कर सकें। तो आप अपने पॉकेट से पैसा निकाल के उस कर्जे को अदा करेंगे या फिर आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के उस कर्जे
कर्जे को अदा करेंगे। इसे बोलते हैं नो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और 1% कंपनी के अंदर देखा कि कंपनी के जो पार्टनर्स है या शेयर होल्डर्स है वो जितने रेशियो में अपना शेयर होल्ड करते हैं उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। उससे ज्यादा उनको अपने पॉकेट से या अपनी पर्सनल असेट बेच के मार्केट के डेट को जो है क्लियर करना नहीं होता। फोर्थ है नो परपेचुअल सक्सेशन। जैसा कि हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और 1% कंपनी के अंदर देखा कि शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स रिटायर होते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। सो अगर तो उन्होंने अपने जीते जी किसी को अपॉइंट कर दिया है तो उनके बाद वो बंदा कंपनी के अंदर काम करेगा, और अगर उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया है तो उनके लीगल एज जो है वो टेक ओवर करेंगे और फिर वहां से वो कंपनी को रन करेंगे। इन शॉर्ट, बिजनेस कभी भी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं है। प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस से आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर आपको पर्सनल इनकम टैक्स पे करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर कोई ट्रायल बेसिस पे या फिर कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप को एक इनिशियल स्टेज के तौर पर देख सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको इसके अंदर ग्रोथ नजर आती है तो फिर आप अपने बिजनेस एंटिटी को रजिस्टर कर सकते हैं। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में या फिर 1% कंपनी के अंदर आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। क्या होगा अगर आपको पता चले कि इतने सालों से आप जिस नाम से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, अब आप उस नाम से अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपने इतने सालों में जो अपने बिजनेस का नाम, गुडविल और ट्रस्ट बनाया है, अब उसका क्या होगा? सो बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स, इनफैक्ट बहुत सारे ओल्ड बिजनेसेस भी इस गलती को कर रहे हैं। कुछ लोग तो कुछ पैसा बचाने के चक्कर में और कुछ लोग जेन्युइनली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अपने बिजनेस के फ्यूचर को दांव पे लगा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने बिजनेस के गुडविल को सेफगार्ड कर सकते हैं। अपने बिजनेस के गुडविल को सेफगार्ड करने के लिए जो वेपन हमारे पास है उसे हम कहते हैं IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हमने 5 वीडियो में डिवाइड किया है। इन 5 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। आज की हमारी पहली वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, उसके नीड्स क्या है और थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे उसके टाइप्स के बारे में। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। So let's begin. What is IPR? Intellectual Property Rights. Intellectual Property Rights ऐसे राइट्स होते हैं जो क्रिएटर को उसकी माइंड की क्रिएशन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा, मैंने कोई शॉप खरीदा, कोई अपार्टमेंट खरीदा या कोई लैंड खरीदा, तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना राइट स्टैब्लिश करने के लिए मैं रजिस्ट्रार के पास जाके उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। लेकिन जो थॉट, जो आइडियाज मेरे माइंड से निकले हैं, उन थॉट और उन आइडियाज के ऊपर अपना राइट स्टैब्लिश करने के लिए मैं इनका रजिस्ट्रेशन कहां पे कराऊं? तो यहां पे पिक्चर में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नीड ऑफ द IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नीड के ऊपर मेरे पास एंडलेस लिस्ट है, लेकिन मैं यहां आपको 3 यूनिवर्सल नीड के बारे में बताता हूं जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। नंबर 1, अगर आप अपने बिजनेस, ब्रांड, गुडविल, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी को मार्केट की भीड़ से अलग करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं आपको कहूं कि मुझे मिनरल वाटर पीना है तो आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड हिट करता है? यस, यू गेट इट राइट, बिस्लरी। सो बिस्लरी ने अपने आप को मार्केट की भीड़ से अलग कर लिया है। नंबर 2, अगर आप अपने बिजनेस, ब्रांड, गुडविल, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत है। मेरे एक क्लाइंट है जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, उन्हें अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना था, तो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया और उनका जो लोगो है वो एक फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस के लोगो से बहुत सिमिलर था। तो इनिशियल स्टेज पर ही उन्हें ऑब्जेक्शन रेज हो गया और उन्हें वो लोगो अबंडन करना पड़ा। तो ये जो फैशन हाउस है ये अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि उसने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था, जिसकी वजह से उसे उसके ब्रांड के ऊपर प्रोटेक्शन मिला। थर्ड है, अगर आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी को डुप्लीकेशन से बचाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई फेक, पायरेटेड या डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपके ब्रांड नेम से या आपके बिजनेस नेम से मार्केट में सेल ना करें, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे जेनेरिक शर्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ब्रांड का टैग लगाकर लोग लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह के डुप्लीकेशन से बचने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत है। टाइप्स ऑफ IPR, मोर देन 15 टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लेकिन इंडिया में मेनली 4 तरीके के IPR प्रिवेल करते हैं। नंबर 1 ट्रेडमार्क, नंबर 2 कॉपीराइट, नंबर 3 पेटेंट, नंबर 4 डिजाइन राइट। तो इन चारों को हम 4 सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि ये क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 5 वीडियो में से आज की हमारी सेकंड है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, उसकी नीड क्या है, आज के दौर में क्यों हमें अपने बिजनेस को सेफ गार्ड करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सबसे पॉपुलर टाइप है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क से रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999। ट्रेडमार्क का मतलब है ट्रेड करने का मार्क, स्टैंप, ट्रेड करने का स्टैंप। ट्रेडमार्क को अगर मैं ऑल लेमन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ट्रेडमार्क एक ऐसा यूनिक साइन सिंबल, लाइन, लोगो और वर्ड फ्रेज है जो एक बिजनेस और उसकी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट के दूसरे बिजनेस और गुड्स एंड सर्विसेज से डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बिस्लरी वाला एग्जांपल देखा था। सो एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए आपके साइन सिंबल, लाइन, लोगो या वर्ड फ्रेज को यूज नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा ब्रांड है और किस प्रोडक्ट के लिए पॉपुलर है। सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से कस्टमर के माइंड में ब्रांड का एक इमेज क्रिएट हो जाता है जिससे अल्टीमेटली उस ब्रांड को अपना सेल बूस्ट करने में हेल्प मिलती है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन डिस्कस किया है। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे यूनिक एडवांटेजेस बताने वाला हूं जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते हैं। नंबर 1, एसेट क्रिएशन। एक बार आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसकी वैलिडिटी 10 इयर्स तक होती है। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लॉन्ग रन में आपके लिए एक एसेट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बाद उस नेम से आपने 2-3 साल ही अपना बिजनेस रन किया, उसके बाद आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अब फ्यूचर में अगर कोई वो नाम आपका यूज करना चाहता है तो आप उसे एज एन एसेट यूज कर सकते हैं। आप या तो उस ट्रेडमार्क को सेल आउट कर सकते हैं या लीज आउट कर सकते हैं या फिर उसे लाइसेंस आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ट्रेडमार्क से भी कमा सकते हैं। सेकंड, अट्रैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर मैं आपको ऑफर दूं कि आपको मोबाइल हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पे लोकल मार्केट में काम करना है या फिर आप एप्पल के साथ में काम करना चाहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आप एप्पल के साथ में काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से पॉपुलर ब्रांड जो है हमारे यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। सो आज हमारा यंगिस्तान जो है वो बिग ब्रांड और लार्ज कॉर्पोरेशन के साथ में काम करना चाहता है और इस तरह से इन लार्ज कॉर्पोरेशंस के रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत कम है क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लेना पड़ता है। थर्ड है ग्लोबल रिकॉग्निशन। अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप जिस भी कंट्री में जाएंगे उस कंट्री में आपको अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन आप वो उसी वक्त कर सकते हैं जब आपने इंडिया में अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा चुका है। सो आप जब इंडिया में अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के तौर पे काम करेगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सो कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या लीगल एंटिटी जो ये क्लेम करती है कि पर्टिकुलर साइन सिंबल, लाइन, लोगो या वर्ड फ्रेज का ओनर या क्रिएटर वो खुद है। सो क्या क्या ट्रेडमार्क किया जा सकता है? जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि आप अपने बिजनेस का साइन सिंबल, लाइन, लोगो, वर्ड फ्रेज ये तो आप ट्रेडमार्क करा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आप अपने प्रोडक्ट को भी ट्रेडमार्क करा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बिजनेस के टैग लाइन, जिंगल और पैकेजिंग डिजाइन को भी ट्रेडमार्क करा सकते हैं। ये तीनों का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि टैग लाइन की अगर हम बात करें तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का जो टैग लाइन है वो है, और अगर हम जिंगल की बात करें तो एयरटेल का जिंगल है, और पैकेजिंग डिजाइन की अगर हम बात करें तो टॉबलेरोन चॉकलेट तो आप सभी ने देखा होगा। टॉबलेरोन चॉकलेट की जो पैकेजिंग है, उसकी जो डिजाइन है वो बहुत यूनिक है, पिरामिड की शक्ल की उसकी डिजाइन होती है। अगर उसके पैकिंग के ऊपर टॉबलेरोन नहीं भी लिखा होगा तब भी आप समझ जाते हैं कि वो टॉबलेरोन चॉकलेट ही है। अभी एक नया ट्रेंड निकला है कि लोग अपने नाम को भी ट्रेडमार्क कराते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं या ऐसे लोग हैं जिनका उनके नाम से ही उनका बिजनेस चलता है, तो वो अपने नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने अपने नाम का फ्यूचर में मिसयूज ना हो इस वजह से भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। नंबर 1, साइनिंग ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन खुद करा रहे हैं तो आपको पावर ऑफ अटर्नी साइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किसी सीए, सीएस या फिर लॉयर से करा रहे हैं तो आपको उनके फेवर में एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देना होगा। नंबर 2, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। आपने अपने सीए, सीएस या लॉयर के फेवर में पावर ऑफ अटर्नी साइन कर दिया है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करेंगे। थर्ड है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के 1 मंथ के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट सेंड करेगा। इसके अंदर 2 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, नो ऑब्जेक्शन रेज, मतलब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। केस नंबर 2, ऑब्जेक्शन रेज, मतलब आपके एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है। तो इन दोनों ही केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को एक ट्रेडमार्क जनरल मेंटेन करना होता है और जिस नाम के लिए आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया उस नाम को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क जनरल में 4 मंथ्स के लिए पब्लिश करते हैं। 4 मंथ ही क्यों? 4 मंथ का क्या लॉजिक है?
फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल किया और रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई बंदा हो जिसने ऑलरेडी इस नाम से अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, या अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो हो सकता है वो सालों से इस नाम को यूज करते आ रहा हो, लेकिन किसी वजह से उसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो ऐसी कंडीशन में उस बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आपके रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सके। इसी तरह वाइस वर्सा, किसी बंदे ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया और रजिस्ट्रार ने उस एप्लीकेशन को इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिया, और हो सकता है कि आप उस नाम से ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, और अगर आपने उस रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो उस नाम को आप बहुत सालों से यूज करते आ रहे हो, लेकिन किसी वजह से आप उसको ट्रेडमार्क नहीं करा सके। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस बंदे के रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर 4 मंथ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो एप्लीकेंट के नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। केस नंबर 2, ऑब्जेक्शन रेज। अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है तो रजिस्ट्रार की तरफ से आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है अपना रिप्लाई फाइल करने का। अगर रजिस्ट्रार ने आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया तो सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, आपका एप्लीकेशन जर्नल में 4 मंथ्स के लिए पब्लिश होगा। अगर 4 मंथ में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो 4 मंथ के बाद में आपके नाम के ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। और अगर रजिस्ट्रार आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको हियरिंग का नोटिस दिया जाता है, आपको ट्रेडमार्क ऑफिस में बुलाया जाएगा, आप खुद भी जा सकते हैं वहां पर, या फिर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। वहां पे आपको आर्ग्यूमेंट करना होगा कि क्यों आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया जाना चाहिए। अगर आपके आर्ग्यूमेंट के बाद रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होते हैं तो फिर सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, 4 मंथ के लिए जर्नल में पब्लिश किया जाएगा। 4 मंथ्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो आपके नाम के ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और अगर रजिस्ट्रार आपके आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे और आपको फिर फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? सो इंडिविजुअल के केस में आइडेंटिटी प्रूफ है, पावर ऑफ अटर्नी है, यूजर एफिडेविट है अगर आप इस ट्रेडमार्क को पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं तो, और उस एफिडेविट में आपको डेट भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप सो एंड सो डेट से इस ट्रेडमार्क को यूज करते हुए आ रहे हैं। आपको प्रूफ ऑफ यूसेज भी देना पड़ेगा, अगर आप पहले से उस ट्रेडमार्क को यूज करते हुए आ रहे हैं तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 साल से इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं तो आपको 2 साल का प्रूफ देना पड़ेगा। आप कोई भी विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड या कोई भी इनवॉइसेस वगैरह साथ में अटैच कर सकते हैं। तो कंपनी के केस में सारे डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, कंपनी का आइडेंटिटी प्रूफ होगा, पावर ऑफ अटर्नी होगा, यूजर एफिडेविट होगा, प्रूफ ऑफ यूसेज होगा। एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड करना होता है, अगर कंपनी का कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है या डायरेक्टर है तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ ऐड कर। किसी भी बिजनेस को ओवरऑल सेफगार्ड करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितना वाइटल रोल प्ले करता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। कोई आपको अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोल रहा है, इसलिए आप मत कराइए। मैं आपको 10 रीजंस दूंगा कि आपको क्यों अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स नंबर 1 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉपिंग। आपके बिजनेस नेम, साइन सिंबल, लाइन लोगो और वर्ड फ्रेज के ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है। आपके अलावा इन चीजों को और कोई यूज नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता, और आपकी परमिशन के बगैर अगर इन सारी चीजों को कोई अगर यूज करता है तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। सेकंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है उल्लंघन करना। इस फ्रेज को अगर हम लेमन वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जिस नाम से भी कराना चाहते हैं उस नाम से अगर अपोजिट पार्टी ने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उसकी परमिशन के बगैर आप अगर उस नाम को यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उसके राइट का उल्लंघन किया है और इसके लिए वो आपके अगेंस्ट में इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकता है। इसी तरह से आपने अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रखा है और कोई अपोजिट पार्टी आपकी परमिशन के बगैर आपका नाम यूज करती है तो आप भी उसके अगेंस्ट में इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं। थर्ड है लीगल राइट टू यूज द वर्ड टीएम एंड आर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड के साथ में टीएम और आर लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब है? जब आप अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको ये राइट मिलता है कि आप अपने बिजनेस नेम के साथ में टीएम लिख दें और आपका जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो आप सर्कल में आर लिख सकते हैं। इसका मतलब है रजिस्टर्ड। सो जिस भी ब्रांड के साथ में आपको टीएम या आर लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब यह है कि ये ब्रांड जो है या तो एप्लीकेशन अप्लाइड है या तो फिर एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। तो ऐसे ब्रांड नेम को आपको कॉपी नहीं करना है। फोर्थ है बिल्ड ट्रस्ट, गुडविल एंड लॉयल्टी। अगर आप अपना खुद का एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनसे आप किसी भी कीमत पर स्विच नहीं करना चाहते। चाहे आपको उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाए या उससे सस्ता प्रोडक्ट दिया जाए, आप उससे स्विच नहीं करेंगे। सो इसी तरह से जब हम अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में हमारा एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाता है, एक गुडविल क्रिएट हो जाती है और कस्टमर्स के बीच में हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और यही कस्टमर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस तरह से आप बने हुए हैं। फिफ्थ है असेट क्रिएशन। एक बार आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा ली, उसकी वैलिडिटी 10 इयर्स तक होती है।
सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लॉन्ग रन में आपके लिए एक एसेट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बाद उस नेम से आपने 2-3 साल ही अपना बिजनेस रन किया, उसके बाद आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अब फ्यूचर में अगर कोई वो नाम आपका यूज करना चाहता है तो आप उसे एज एन एसेट यूज कर सकते हैं। आप या तो उस ट्रेडमार्क को सेल आउट कर सकते हैं या लीज आउट कर सकते हैं या फिर उसे लाइसेंस आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ट्रेडमार्क से भी कमा सकते हैं। 6 है डिफरेंशिएट्स प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपके गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी को मार्केट की भीड़ से अलग करता है और इसलिए आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ट्रेडमार्क और लोगो आपके बिजनेस का विजन और यूनिकनेस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बिस्लरी का एग्जांपल देखा था। 7th है प्रोवाइड स्टेटस टू द प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपके प्रोडक्ट को एक स्टेटस प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक सर्वे में पाया गया है कि कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को उसके ब्रांड से कनेक्ट करके देखता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन और मैकबुक। नंबर 8 है लो कॉस्ट प्रोटेक्शन फॉर 10 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 10 ईयर्स की वैलिडिटी मिलती है। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। आप किसी भी सीए, सीएस या लॉयर से मिलकर फी डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 9 है अट्रैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर मैं आपको ऑफर दूं कि आपको मोबाइल हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर लोकल मार्केट में काम करना है या फिर आप एप्पल के साथ में काम करना चाहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आप एप्पल के साथ में काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से पॉपुलर ब्रांड जो है हमारे यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। तो आज हमारा यंगिस्तान जो है वो बिग ब्रांड और लार्ज कॉर्पोरेशन के साथ में काम करना चाहता है और इस तरह से इन लार्ज कॉर्पोरेशंस के रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं है। नंबर 10 है ग्लोबल रिकॉग्निशन। अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप जिस भी कंट्री में जाएंगे उस कंट्री में आपको अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन आप वो उसी वक्त कर सकते हैं जब आपने इंडिया में अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा चुका है। सो आप जब इंडिया में अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के तौर पे काम करेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की 5 वीडियो में से आज की हमारी 3rd वीडियो है। लास्ट की 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है और आज के इस दौर में हमें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत क्यों है, और हमने ट्रेडमार्क को भी डिटेल में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सेकंड टाइप है कॉपीराइट। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट स्टैब्लिश करने के लिए हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वहां जाकर उसकी रजिस्ट्री करते हैं ताकि हमारी वो प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन जो आइडियाज, जो थॉट हमारे माइंड से निकलते हैं, उन आइडियाज, उन थॉट के ऊपर अपना राइट स्टैब्लिश करने के लिए हम कहां पर जाए, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें। सो कॉपीराइट ऐसे ही राइट्स होते हैं जो क्रिएटर को उसकी माइंड की क्रिएशन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने माइंड से कोई यूनिक क्रिएशन क्रिएट किया, सो कॉपीराइट आपको ये एक्सक्लूसिव राइट देता है कि आप ही अपनी यूनिक क्रिएशन को कॉपी, प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा शख्स जो है आपकी इस क्रिएशन को कॉपी, प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। कॉपीराइट से रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। सो हम क्या क्या चीजें कॉपीराइट करा सकते हैं? सो नंबर 1, हम साइबर और इंटरनेट से रिलेटेड वर्क को कॉपीराइट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट एक्सेट्रा। नंबर 2, हम म्यूजिक से रिलेटेड वर्क को कॉपीराइट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिक लिरिक्स, म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा। नंबर 3, हम आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड वर्क को कॉपीराइट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, नॉवेल, पोएट्री एक्सेट्रा। नंबर 4, पिक्टोरियल एंड ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क को हम कॉपीराइट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ्स, मैप, ग्राफिक डिजाइन एक्सेट्रा। नंबर 5, हम ऑडियो विजुअल से रिलेटेड वर्क को कॉपीराइट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिल्म्स, मूवीज, यूट्यूब वीडियोस एक्सेट्रा। जब हम कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 टर्म हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, असाइनमेंट एंड लाइसेंस। सो असाइनमेंट के केस में हम अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, लेकिन अपना राइट्स हम किसी को ट्रांसफर कर देते हैं या फिर सेल कर देते हैं। सो असाइनमेंट के केस में क्रिएटर की ओनरशिप राइट जो है वो खत्म हो जाती है। लाइसेंस के केस में आप अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपने राइट्स को आप स्पेसिफिक वर्क या स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी को लाइसेंस आउट करते हैं। सो लाइसेंस के केस में क्रिएटर का ओनरशिप राइट क्रिएटर के पास ही रहता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। नंबर 1, साइनिंग ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप खुद अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं तो आपको किसी पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सीए, सीएस या लॉयर के थ्रू में अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं तो आपको उनके फेवर में एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके देना होगा। नंबर 2, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने अपने सीए, सीएस या लॉयर के फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दिया है तो वो आपके बिहाफ पे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपको खुद ही एप्लीकेशन फाइल करना होगा। 3rd है फॉर्मेलिटी चेक। आपके एप्लीकेशन फाइल होने के 30 डेज के अंदर एक फॉर्मेलिटी चेक होता है। फॉर्मेलिटी चेक के अंदर 2 चीजें चेक की जाती है। नंबर 1, आपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन फाइल किया या नहीं।
नंबर 2, आप जिस क्रिएशन को रजिस्टर करना चाह रहे हैं उस क्रिएशन को ऑलरेडी कोई रजिस्टर तो नहीं कर चुका है। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में 2 केसेस होते हैं, उसी तरह से कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी फॉर्मेलिटी चेक के अंदर 2 केसेस होते हैं। नंबर 1, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है। नंबर 2, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। तो इन दोनों केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, नो ऑब्जेक्शन रेज। अगर आपकी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन को फाइनल स्क्रूटिनी करते हैं और ये चेक करते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर फर्दर कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर उन्हें कोई करेक्शन नहीं मिलता है तो वो आपके नाम पर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, और अगर उन्हें कोई करेक्शन मिलता है तो फिर वो आपको 30 डेज का नोटिस देते हैं आपका रिप्लाई फाइल करने के लिए। केस नंबर 2, ऑब्जेक्शन रेज। अगर फर्स्ट 30 डेज के अंदर ही आपके कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है कि आप जिस क्रिएशन को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्रार दोनों पार्टीज को नोटिस का हियरिंग सेंड करते हैं। आप खुद भी अपीयर हो सकते हैं या आपके बिहाफ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव भी अपीयर हो सकते हैं। हियरिंग में दोनों पार्टीज को आर्ग्यूमेंट करना होता है कि किसका क्रिएशन ओरिजिनल है, और आर्ग्यूमेंट में जो पार्टी सक्सीड कर जाती है तो उसके नाम पे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। सो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? सो नंबर 1 है डिटेल्स ऑफ क्रिएटर, नंबर 2 है टाइटल ऑफ द क्रिएशन, नंबर 3 है 3 कॉपीज ऑफ द क्रिएशन। इन केस ऑफ वीडियो अगर है तो सीडी और पेन ड्राइव में आप वीडियो देंगे और ट्रांसक्रिप्ट आप प्रोवाइड करेंगे रिटन फॉर्म में। और नंबर 4 है पावर ऑफ अटर्नी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसकी वैलिडिटी हमें 10 इयर्स तक की मिलती है और 10 इयर्स के बाद हमें उसे रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के केस में अगर एक बार हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी हमें हमारे साथ भी और हमारे 60 साल बाद भी मिलती है। मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें लाइफ टाइम तक तो उसकी वैलिडिटी मिलती है, हमारी डेथ के बाद भी 60 साल तक वो रजिस्ट्रेशन हमारे नाम पर ही होता है। अगर इस दौरान भी कोई अगर उसका मिसयूज करता है तो हमारे लीगल एयर्स जो है हमारे बिहाफ पर उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 5 वीडियो में से आज की हमारी 4th वीडियो है। लास्ट की 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कोई भी फिजिकल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर अपना राइट स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 3rd टाइप को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो है दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की 3rd टाइप है पेटेंट। जब कोई इंजीनियर, डिजाइनर, बिजनेसमैन या कोई साइंटिस्ट किसी ऐसे प्रोडक्ट या प्रोसेस का इनोवेशन करता है, आविष्कार करता है जो आज से पहले कभी नहीं थे, तो ऐसे यूनिक इन्वेंशन के ऊपर अपना राइट स्टैब्लिश करने के लिए वो कहां जाता है, वो उसे कहां रजिस्टर कराता है? तो यहां फ्रेम में आता है पेटेंट। पेटेंट राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो इन्वेंटर को उसकी यूनिक इन्वेंशन के ऊपर ना सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करते हैं बल्कि उसे ये डिसाइड करने का भी राइट देते हैं कि वो एक रोड मैप तैयार करे कि दूसरे उसके इन्वेंशन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। पेटेंट से रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो एक्ट इनैक्ट किया गया है उसे हम कहते हैं पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर आपका इनोवेशन नंबर 1 नॉवेल या न्यू है, नंबर 2 पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है, नंबर 3 इन्वेंटिव स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, नंबर 4 इंडस्ट्री में यूज होने के लिए केपेबल है, तो पेटेंट आपके इन्वेंशन को 20 इयर्स तक के लिए सेफगार्ड कर सकता है। हम क्या क्या पेटेंट करा सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू लॉ हम 2 चीजें पेटेंट करा सकते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्रोसेस। प्रोडक्ट के केस में कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकता। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका टाइप, टेस्ट, साइज, कलर और पैकिंग जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला। सो प्रोसेस का मतलब है न्यू प्रोसेस या न्यू टेक्नोलॉजी। सो प्रोसेस के केस में भी कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोसेस को यूज करके ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकती जो ऑलरेडी उस प्रोसेस को यूज करके बनाया जा चुका है। फॉर एग्जांपल अमेजन का 1 क्लिक परचेस प्रोसेस। पेटेंट कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सो कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या लीगल एंटिटी जो ये क्लेम करती है कि पर्टिकुलर इन्वेंशन का इन्वेंटर वो खुद है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एडवांटेजेस के ऊपर मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर। नंबर 1 डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन। सो आपकी इन्वेंशन से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपके पास हैंडी होनी चाहिए। क्या आपकी इन्वेंशन क्या है, उसका आइडिया क्या है, वो किस तरह से काम करता है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें आपके पास हैंडी होनी चाहिए। नंबर 2 अवेलेबिलिटी चेक। अपना एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको एक अवेलेबिलिटी चेक कैरी आउट करना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका इन्वेंशन यूनिक है या इस तरह का कोई इन्वेंशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अवेलेबिलिटी चेक आप एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी चेक अगर आप एप्लीकेशन फाइल करने से पहले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पेटेंट ग्रांट होगा या नहीं होगा। इससे आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट और एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे। 3rd है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अवेलेबिलिटी चेक कैरी आउट करने के बाद आपको अपने पेटेंट के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है। अगर आपका इन्वेंशन कंप्लीट है तो आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, और अगर आपका इन्वेंशन इनकम्प्लीट है तो आपको प्रोविजनल
ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। नंबर 4 है पब्लिकेशन। आपकी एप्लीकेशन फाइल होने के 18 मंथ के अंदर आपकी एप्लीकेशन को जर्नल में पब्लिश कर दिया जाता है। अब अगर आप 18 मंथ तक वेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करना होता है, जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है फाइल होने के 1 मंथ के अंदर ही जर्नल में पब्लिश हो जाती है। 5th है एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट। पेटेंट के केस में एग्जामिनेशन प्रोसेस मैनुअल होता है। आपको आपकी एप्लीकेशन फाइल करने के 48 मंथ्स के अंदर ही एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद ही आपकी इन्वेंशन का एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। और अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के 48 मंथ्स के अंदर एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट फाइल नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन को विथड्रॉन कंसीडर किया जाता है। नंबर 6 है एग्जामिनेशन रिव्यू रिपोर्ट। आपकी इन्वेंशन को एग्जामिनेशन करने के बाद 1 मंथ के अंदर आपको एक एग्जामिनेशन रिव्यू रिपोर्ट सेंड की जाती है। इस रिपोर्ट में 2 केसेस होते हैं। केस नंबर 1, नो ऑब्जेक्शन रेज, मतलब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है और इसलिए आपकी इन्वेंशन को पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। केस नंबर 2, ऑब्जेक्शन रेज, आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है और इसलिए आपको नोटिस सेंड किया जाता है कि आप अपना ऑब्जेक्शन को रिमूव करें, और अगर आप सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्शन को रिमूव कर लेते हैं तो फिर आपके इन्वेंशन को पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। नंबर 7 है रिन्यूअल ऑफ पेटेंट। एक बार पेटेंट ग्रांट होने के बाद उसकी वैलिडिटी 20 ईयर्स तक की होती है और 20 इयर्स के बाद आप उसे रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद आपकी इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में आ जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की 5 वीडियो में से आज की हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 4 टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमिन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की 4th टाइप है डिजाइन राइट्स। डिजाइन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो क्रिएटर को उसकी डिजाइन की एस्थेटिक अपीयरेंस के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट देते हैं। अब ये एस्थेटिक अपीयरेंस क्या है, इसे अगर मैं लेमैन वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये है कि विजुअल अपीयरेंस, मतलब जिस तरह से वो डिजाइन नजर आती है उसी तरह से। अगर वो 2D में नजर आती है तो 2D, अगर 3D में नजर आती है तो 3D। इसके अलावा डिजाइन राइट्स अपने क्रिएटर के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करता है कि उनकी डिजाइन को कोई भी किसी तरह से कॉपी ना कर सके और ना ही उनकी परमिशन के बगैर उसे वो यूज कर सके। डिजाइन राइट्स से रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं डिजाइन एक्ट ऑफ 2000। एक बार आपने अपने डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको 15 इयर्स की वैलिडिटी मिलती है। फर्स्ट इंटरवल में आपको 10 इयर्स की वैलिडिटी मिलती है और 10 इयर्स के बाद आप इसे रिन्यू करके फर्दर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मींस 10 + 5 इयर्स। किसी भी डिजाइन को इस एक्ट में रजिस्टर करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। नंबर 1, आपकी डिजाइन यूनिक और नोवेल होनी चाहिए, मतलब आज से पहले इस तरह की डिजाइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपकी डिजाइन इंडस्ट्रियल यूज के लिए कैपेबल होनी चाहिए, मतलब आपकी डिजाइन का कोई ना कोई इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एडवांटेजेस के ऊपर मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिजाइन राइट, मोबाइल फोन एंड सनग्लासेस। आपने देखा होगा कि कोई भी मोबाइल कंपनी एक दूसरे के मोबाइल के डिजाइन को कॉपी नहीं करती है, उनके मोबाइल का डिजाइन जो है वो डिफरेंट होता है। डिजाइन राइट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। नंबर 1, फाइलिंग ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। अगर आप खुद अपना एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं तो आपको किसी पावर ऑफ अटर्नी को साइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी सीए, सीएस या लॉयर के थ्रू में अपना एप्लीकेशन फाइल करवाने वाले हैं तो आपको उनके फेवर में पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देना होगा। नंबर 2, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने अपने सीए, सीएस या लॉयर के फेवर में कोई पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दिया है तो फिर वो आपके बिहाफ पे आपका एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और अगर आपने कोई पावर ऑफ अटर्नी साइन करके नहीं दिया है तो फिर आपको खुद आपका एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। थर्ड है डिजाइन रिप्रेजेंटेशन। सो आपके डिजाइन से रिलेटेड सारे डिटेल्स का एक रिप्रेजेंटेशन आपको ड्राफ्ट करना होता है और उसे फिर वापस सबमिट करना होता है। सो रिकमेंडेड यही है कि आप इस चीज के लिए किसी ना किसी सीए, सीएस या एडवोकेट की सर्विस को हायर कीजिए। नंबर 4, फॉर्मेलिटी चेक। आपकी एप्लीकेशन फाइल होने के 30 डेज के अंदर एक फॉर्मेलिटी चेक होता है। इसके अंदर 2 चीजें चेक की जाती है। नंबर 1 कि आपकी एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फाइल की गई है या नहीं। नंबर 2, आपने जिस डिजाइन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है वो ऑलरेडी किसी के नाम पर रजिस्टर तो नहीं है। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉर्मेलिटी चेक में 2 केसेस होते हैं, उसी तरह से डिजाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी 2 केसेस होते हैं फॉर्मेलिटी चेक के टाइम पे। केस नंबर 1 कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है। केस नंबर 2, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। तो इन दोनों ही केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, नो ऑब्जेक्शन रेज। अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई फर्दर करेक्शन तो नहीं है। अगर उन्हें कोई फर्दर करेक्शन नहीं मिलता है तो फिर वो आपकी डिजाइन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई फर्दर करेक्शन मिलता है तो फिर वो आपको 30 डेज का नोटिस देते हैं अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। केस नंबर 2, ऑब्जेक्शन रेज। अगर आपकी एप्लीकेशन फाइल होने के फर्स्ट 30 डेज के अंदर ही कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आप जिस डिजाइन को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर है
तो ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर दोनों पार्टीज को नोटिस सेंड करते हैं हियरिंग के लिए। आप हियरिंग में खुद भी अपियर हो सकते हैं या आपके बिहाफ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव भी अपियर हो सकते हैं। हियरिंग में दोनों पार्टीज को आर्ग्यूमेंट करना होता है कि किसका डिजाइन जो है वो ओरिजिनल है, और दोनों में से जो भी सक्सीड होता है उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले मैं इतना एफर्ट जो डालता हूं वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।